हिंदी का जो यह साहित्य है वो द्विजों का साहित्य रहा है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में देखा गया है कि इस द्विजों के साहित्य में बहुजनों ने भी अपनी धमक देने की कोशिश की है। दलित विमर्श आया, आदिवासी विमर्श आया, पिछड़ा विमर्श आया, ओबीसी विमर्श, इस तरह के कई विमर्श एक धमक के रूप में आने लगे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए नूतन यादव हैं। नूतन यादव सोशल साइट पर काफ़ी सक्रिय हैं। इनकी एक किताब भी आ रही है, तो इनसे आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक का जो मुख्य धारा का साहित्य रहा है वो क्या है और आप लोग किस साहित्य के लिए काम कर रहे हैं। तो पहला सवाल नूतन आपसे है कि अब तक का जो भारत का साहित्य रहा है वो आखिर किसका साहित्य रहा है, किसका वर्चस्व रहा है कि जिसकी वजह से आपको बहुजन साहित्य या ओबीसी साहित्य या दलित साहित्य या आदिवासी साहित्य की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो आप हिंदी साहित्य की शुरुआत से देखें कि वहाँ पर ब्राह्मणवाद जो है उसका बोलबाला रहा है। और चूँकि हिंदी ही क्या है, संपूर्ण भारत में अगर जाति से देखें, वर्ण से देखें, तो ब्राह्मणों के पास शिक्षा के जो संसाधन हैं उन पर उनका आधिपत्य रहा है, वर्चस्व रहा है। तो जब आप वर्चस्व रहा है और किसी जाति को और आप स्त्रियों को पढ़ने नहीं देंगे तो आप ही साहित्य रचेंगे, आप ही उसका मूल्यांकन करेंगे और आप ही उसको आगे प्रमोट भी करेंगे। तो ऐसे में अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को हम उठा के देखें तो रामचंद्र शुक्ल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी या जितने नाम आप गिनाएं, आपको सभी ब्राह्मण के नाम गिनाई देंगे। इसके बाद देखें कि मूल्यांकन की दृष्टि देखें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आपको स्त्रियां दिखाई नहीं देती हैं, आपको बहुजन दिखाई नहीं देते हैं। कोई एक आध दिखाई देगा तो आपको उनका जिस तरह से मूल्यांकन भी किया गया है, कबीर को ये लोग भक्त कवि देख लेते हैं या उसमें सामाजिक परिष्कार देखते हैं, लेकिन और सारी चीज़ें जो हैं उनको रामचंद्र शुक्ल तो बाकायदा कबीर को बिल्कुल खारिज कर देते हैं। कहीं नामचीन एक आध थोड़ा बहुत नाम किया, आगे अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी उनका मूल्यांकन करते हैं, लेकिन उनके मूल्यांकन में भी जो क्रांति की अवधारणा है, जो साहित्य की अवधारणा है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप ये देखिए कि अगर आप साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं तो आपको साहित्य पर बात करनी होगी ना, आप सामाजिक सुधार पर बात करके कहीं ना कहीं मेरी ये बात पे बहुत विचार हो चुका है, लेकिन मैं फिर ये बात उठाना चाहती हूँ कि जब साहित्य पर बात हो रही है तो आप सामाजिक सुधार पर बात करके उनकी उस भूमिका को छोटा क्यों कर रहे हैं। यानी ये कि स्त्रियों को लेकर आप देखें कि रीतिकाल में भी मध्यकाल में आपको मीरा दिखाई देती हैं। मीरा जो ऊपरी वर्ग से हैं, सवर्ण वर्ग से हैं, उनके साहित्य को आप मूल्यांकित करते हैं, लेकिन और निम्न जाति हैं उनको बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए नाम निकल के आ रहे हैं। लेकिन भक्ति काल में संत साहित्य में बहुत सारी महिलाएँ हैं जो सामान्य वर्ग को नाम याद होगा तो बहुत ज़्यादा नाम होगा तो कबीर का नाम याद करेंगे, सूर, तुलसी, इनमें 3 आप देखेंगे सवर्ण हैं और एक कबीर का नाम है जिसमें आप सामाजिक परिष्कार का तमगा लगा के आप जोड़ देते हैं। स्त्रियों के नाम नहीं हैं, दलितों के नाम नहीं हैं। इसी तरह से आधुनिक काल में भी देखें कि आधुनिक काल में भी हमको सिर्फ 2-4 नाम जो हैं दिखाई देते हैं। ऐसे में इतने सालों के साहित्य में जब हम ये देख रहे हैं कि समाज के नाम पर, और समाज में न केवल समाज में और साहित्य में भी, जब लगातार जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जब वो अपनी बात कह ही नहीं पा रहा है तो उसके साहित्य को आप क्यों मूल्यांकित करेंगे। ऐसा नहीं कि लिखा नहीं जा रहा, लिखने को बहुत सारा नाम है लेकिन मूल्यांकन नहीं होता। मतलब जिस तरह से समाज में आप किसी भी इतिहास को उठा के देखिए, आपको उसमें मैं स्त्रियों का बात करती हूँ कि स्त्रियों में भी स्त्री साहित्य पे आप एक छोटा सा एक चैप्टर निकाल कर रख देते हैं। मतलब जिस तरह समाज में जो है स्त्रियों को हिकारत की नज़र से देखा गया, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को इग्नोर किया गया, तो आपका कहना है कि साहित्य में भी ऐसा हुआ है। किसी भी वर्ग को दबाया जाएगा तो वो उसकी आवाज़ फिर फूटेगी ही, और जब हमको आप हमारा मूल्यांकन नहीं करेंगे, हमको वो जगह नहीं देंगे, तो हमको अपना इतिहास खुद लिखना होगा। तो मुझे लगता है कि दलित विमर्श तो है ही, ओबीसी विमर्श भी इसलिए निकल कर सामने आ रहा है, या दलित स्त्रीवाद, जैसे अभी पिछले दिनों एक सेमिनार हुआ, उसमें दलित स्त्रीवाद को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई। उस बड़ी चर्चा की ज़रूरत भी क्यों आन पड़ी। आप देखिए दलित विमर्श बहुत अच्छी बात है कि दलितों की बात हो रही है, लेकिन दलितों की बात करते करते आप दलित स्त्री को क्यों भूल जाते हैं कि उसमें भी दलित स्त्री बिल्कुल ही सबसे निचले तबके पर खड़ी हुई है। उसकी बात नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ निकलेगी ना, विद्रोह का स्वर फूटेगा। तो ऐसे में जबकि समाज में लगातार आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, साहित्य की दृष्टि से भी आपकी चीज़ों को सामने नहीं लाया जा रहा है, तो फिर अपना इतिहास लिखने का प्रयास हमको करना ही होगा। लेकिन साहित्य में आप दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, फिर दलित स्त्री साहित्य, फिर ओबीसी साहित्य, फिर आदिवासी साहित्य, इतने खांचों में क्यों बांटा जाए? इसको क्यों नहीं एक शुद्ध रूप में साहित्य को रहने दिया जाए?
अक्सर लोग ये बात इसको ऐसे देखते हैं और ख़ासकर कि वो वर्ग इस बात को इसी तरह से बांटने या विभाजनकारी दृष्टिकोण से देखता है जिसकी बात हमेशा से रखी गई है। सवर्ण स्त्री को किस बात का दुख होगा, उसकी बात तो हमेशा से रखी जाती रही। महादेवी वर्मा हो, मीरा हो, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, ऐसे नाम आप देखेंगे। साहित्य में भी स्त्री साहित्य तो पहली बार तो बहुत कम लिखा गया और मूल्यांकित भी हुआ। लिखा भी गया तो उसको सामने नहीं आने दिया गया। मैं आपको एक मज़ेदार बात बता रही हूँ कि अगर आप आधुनिक काल में एक बंग महिला करके, उनका नाम राजेंद्र बाला घोष था, लेकिन राजेंद्र बाला घोष को बहुत कम लोग जानते हैं। लोग बोलते बंग महिला, यानी कि 10 कहानी में, प्रमुख कहानियों में एक महिला का नाम है राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला कहा जाता है। क्यों बंग महिला कहा गया? क्योंकि नाम छुपाने की जो प्रवृत्ति है, आप मेरी बात समझ रहे हो, तो मूल्यांकन ही तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप इसको देखें कि जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा वो तो अपनी बात रखेगा ही ना, और जिसको लगातार मौका मिलता रहा है वो इसको ऐसे देखेगा कि बांटा जा रहा है, क्योंकि उसका हिस्सा कहीं ना कहीं कम हो रहा है। उसको लग रहा है, सेम बात आरक्षण पे भी आपको लगता है कि ना ये बांटने की प्रवृत्ति, लेकिन बांटने की प्रवृत्ति नहीं है। जब मुझे प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जैसे दलित स्त्रीवाद क्यों उभर के आया, एक छोटी सी बात है, यहाँ पर सवर्णों के लिए भी एक सबक है कि दलित स्त्रीवाद भी इसलिए उभर के आया कि जो दलित पुरुष है वो स्त्रियों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा था। तो स्त्रियों के बीच में भी एक बेचैनी जो है वो लगातार निकल के आ रही थी कि आप अपनी बात कर रहे हैं पर हमारी बात कौन रखेगा। तो ठीक है कि दलित स्त्री को समझ रहा है कि दलित पुरुष उसकी आवाज़ नहीं रख पा रहा है, उसकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपनी बात लेकर खुद सामने आई है ना। तो इसको हम विभाजन से क्यों देखें? अगर सवर्ण इसको देखते हैं कि दलित ओबीसी और ये और वो, तो इसमें ये भी उनको देखना होगा कि दलित पुरुष जो है वो भी दलित स्त्री की बात को काट रहा है, तो दलित स्त्री अपनी बात आगे लेके आ रही है। और मुझे लगता है कि समाज में आप कितना भी चाहें, एक वर्ग सबका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उस पीड़ा को, उस संवेदना को समझ ही नहीं सकता है। तो जब आप समझ नहीं पाएंगे तो उसको सामने भी नहीं रख पाएंगे। ऐसे में इसको विभाजन ना कर करके, जैसे हम बोलते हैं कि अलग अलग फूलों से आप गुलदस्ता बनाते हैं, तो हम इसको इस दृष्टि से क्यों नहीं देखते हैं कि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व आज तक नहीं हुआ है वो अपनी बात कह रहा है। अगर आप कर पाते तो उसे ये सामने आना ही नहीं पड़ता। हाल के दिनों में लेखकों की हत्याएं बढ़ गई है। पिछले दिनों गिरीश कर्नाड को भी नाटक खेलने नहीं दिया गया था। ऐसे में आप लोगों की चुनौतियां तो बहुत बढ़ गई हैं। आप लोग कैसे मुकाबला कर रहे हैं इसका? सोशल साइट पर भी ट्रोलिंग बढ़ गई है। महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर पे यह बड़ा मसला है कि कहीं लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, तो सोशल साइट पे बद्दी बातें की जा रही हैं। आप लोग कैसे मुकाबला कर रही हैं इसका? देखिए, दो बातें आपने कही हैं कि एक तो साहित्यिक जो लोग हैं, जो लेखक हैं, जो चिंतक हैं, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। पहली सवाल तो ये है कि उस पर हमले क्यों हो रहे हैं, और दूसरा सवाल आपने कहा कि सोशल साइट पर लिख रहे हैं। दोनों सवाल बिल्कुल अलग हैं। पहले सवाल का तो जवाब ये है कि जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं और जिस तरह से तथाकथित राष्ट्रवाद की अवधारणा लगातार समाज में बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा जो चिंता है वो चिंतकों से है। क्योंकि अगर उनकी चिंता, उनकी विचारधारा समाज में फैलेगी तो कहीं एक खुलापन जो दिमाग, जिसको कि ये बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनके तथाकथित राष्ट्रवाद के झांसे में आकर अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो दें। तो ऐसे में एक ही टारगेट बनेगा, वो बनेगा चिंतक और लेखक, क्योंकि लेखक ही है ना समाज में जो अपनी बात को, जो समाज की बात को अपने शब्दों में रखता है और एक विचारधारा पैदा करता है। दूसरी बात सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए ख़ास करके, अगर एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है, दो उदाहरण इस समय में आ रहे हैं। एक आपको याद होगा कि जो 2 लड़कियों ने बेल्ट से कुछ 3 लड़कों की पिटाई की थी, और एक गुरमेहर कौर का। दोनों का मैं संक्षिप्त में बात करना चाहती हूँ। उन लड़कियों के मामले में एक नया जजमेंट आया है कि उन तीनों लड़कों को छोड़ दिया गया। आप ये देखिए कि पहले हम उस मामले में भी, आप याद हो कि सोशल मीडिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, और चूँकि सोशल मीडिया को जो लोग कहते हैं कि नहीं एक हल्का फुल्का माध्यम है, अब वो हल्का फुल्का माध्यम नहीं रहा है। जब वो बड़ा माध्यम हो रहा है तो बड़े माध्यम में वो सारे वर्ग अपनी बात रखने सामने आएंगे जिनको अब तक मौका नहीं मिला था। ऐसे वर्गों में स्त्री जो है सबसे बड़ा वर्ग निकल कर आई है। मैं तो इस पर बाकायदा ये देखती हूँ कि छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बों में, जैसे अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं कि तस्वीर बदलती है, ऐसा समाज जहाँ पर कि महिलाएं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, स्त्रियों को पर्दा करना पड़ता है। ऐसे में खुलकर वो अपनी तस्वीर भी लगाती हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी क्रांति कुछ हो नहीं सकती है। मैंने इस मामले में एक अपनी किताब के सिलसिले में देखा कि जो मुस्लिम ठीक ठाक परिवार की भी हैं वो भी तस्वीर नहीं लगाती हैं। ऐसे में ये एक बड़ा मुझे तो ये क्रांतिकारी कदम लगता है। अब दूसरा आता है कि गुरमेहर कौर वाले मामले में हम देखें कि जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ, तथाकथित, फिर से बोल रही हूँ, इनको डर लगता है। इनको लगता है कि जो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिला हो, ये अगर खुलकर अपनी बात रखने लगेंगे तो जो दबाने वाली प्रवृत्ति इनकी सदियों से रही है, कहीं उसमें कमी आ रही है। औरतें अगर पढ़ने लगेंगी, अपनी
एक और बात है, सेक्सुअलिटी पर लेकर जिस तरह से महिलाएं अपनी बात रखती हैं, राजनीतिक समस्याओं पर अपनी बात रखती हैं, इनको डर लगने लगा है कि जिस तबके को, जिस वर्ग को अब तक ये दबाकर अपनी इच्छा पूर्ति करते रहे थे, वो कहीं ना कहीं धसक रहा है, हट रहा है। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, इनके जो तथाकथित गुंडे हैं, जिनको कि फेसबुक पर बाकायदा भूमिका, इनकी बड़ी भूमिका है, और जिसमें ट्रोलर जिनमें कहते हैं, और जिनमें अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सहवाग जैसे महान क्रिकेटर, जिनको कि अब तक जिनकी भूमिका, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनकी राजनीतिक भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक भूमिका में मतलब एक लड़की के खिलाफ आप इस तरह के फतवे जारी करते हैं, एक बहुत शर्मनाक बात है कि किसी लड़की ने कहा, मतलब आप लड़कियों से इतना डरते क्यों हैं, आप इनकी बातों से इतना घबरा क्यों जाते हैं। मुझे लगता है कि सीधी सी बात यही है कि आपको लगता है कि वो अगर एक बात भी कहेगी तो समाज में वो फैल जाएगी, और आप इनका डरना लाजमी भी है, बहुत लाजमी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हवा की तरह फैलती है, हवा के साथ फैलती है। कि अगर एक लड़की खड़ी होती है, आप देखिए कि जंतर मंतर से लेकर अभी पुलिस मुख्यालय तक लड़कियां ही लड़कियां थीं, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये वर्ग जो है अब दबने वाला नहीं है, और सोशल मीडिया इस ना दबने वाले वर्ग को और जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पर वो अपनी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात रखती है, जो कि अब फिर वही बात साहित्य से भी जुड़ जाती है कि साहित्य, अभी तक हम अपनी बात रखने के लिए साहित्य का और पत्र पत्रिकाओं का, इन सब का मुंह देखा करते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने कम से कम महिलाओं की दृष्टि से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहाँ कुछ भी कहने की आज़ादी है, और लोग सुनते हैं और समझते भी हैं, और मुझे लगता है कि डरते भी हैं, क्योंकि ट्रोल उसी को किया जाता है जिसकी ताकत से आप घबरा रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में ये हमारा बुरा कर सकती है। ये थी हमारे साथ नूतन यादव, जिन्होंने सोशल मीडिया पर महिलाओं की ट्रोलिंग से लेकर गुरमेहर कौर, वीरेंद्र सहवाग और दलित स्त्रीवाद जैसे महीन मुद्दे पर अपनी समझ रखी। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।